हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट दिया हुआ है ये किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन दिए हुए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका नमक, सेकंड है हल्दी, थर्ड है आपका अजीनोमोटो एंड लास्ट है आपका जीरा। तो आप लोग देखिए, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ना, ये किसका अजीनोमोटो का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, छोटे मतलब जैसे वर्गाकार होता है ना आपका, इस शेप में काटा जाता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइस करना, सेकंड है डाइस करना, थर्ड है कद्दूकस करना एंड लास्ट है आपका मसलना। तो जो वर्गाकार सब्जियों को हम छोटे पीसेस में वर्गाकार में काटेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा डाइस करना कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का होता है तो आप लोग देख लीजिए, ये डाइस की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश रासायनिक यौगिक है के साथ एक। मतलब जो आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो साइनोजेन रासायनिक है सूत्र में किसका रासायनिक यौगिक के साथ ये होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है C4N4, सेकंड है CN2, थर्ड है आपका CN4 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका CN1। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका C4N4। तो जो साइनोजेन रासायनिक होता है ना, किसका यौगिक होता है, रासायनिक यौगिक C4N4 का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, राल क्या है। क्या पूछा गया आप लोगों से, राल क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्णक है, रंग है, रंजक है या धागा है। तो जो राल होता है ना, राल होता है आपका वर्णक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राल को ही हम रेजिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेजिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो ये राल या रेजिन होता है ये गोंद जैसा होता है। कैसा होता है, ये गोंद की तरह होता है और हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है। ये कौन सा द्रव्य होता है, हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है और ये गोंद का जैसा चिपचिपा होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और ये क्या होता है, ये वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है और ये सबसे अधिक मात्रा में चीड़ के पेड़ से निकलता है। ठीक है, चीड़ के पेड़ से राल और या रेजिन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। और जो रेजिन का प्रयोग होता है वो लकड़ी पर वार्निश करने के लिए, गोंद बनाने के लिए और अगरबत्ती बनाने में इसका क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है आपका वसा एंड लास्ट है आपका विटामिन। तो क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप, यानी कि भोजन में मतलब तुरंत एनर्जी कौन देता है। क्या पूछा है आपसे कि भोजन में सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे तुरंत, मतलब आपने कुछ खाया और उससे आपको तुरंत एनर्जी मिली, तो ये कौन कौन होता है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको तुरंत एनर्जी देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता है, यौगिक होता है। तो इसको COH के नाम से भी जाना जाता है। COH या CHO भी कर सकते हैं हम इसको। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता है, ये यौगिक होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमको 4 KCl। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमको कितनी मिलती है, 4 KCl एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम वसा से हमको मिलती है 9 KCl एनर्जी। तो आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी तो हमको मिलती है वसा से, पर तुरंत एनर्जी जो हमको मिलती है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है।
तभी आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी का बीपी लो होता है या किसी को वीकनेस लगता है, तो ये चक्कर आते हैं, तो तुरंत उसको क्या किया जाता है, नींबू पानी चीनी का घोल दिया जाता है या इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आपको क्या देते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है इसमें आप लोगों से, दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है। जो दहन की यानी कि जलने की ऊष्मा होती है वो साधन से नापी जाती है, वो क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, सेकंड है पीएच मीटर, थर्ड है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर। तो जो दहन की ऊष्मा नापने का एक साधन होता है ना, वो होता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। तो आपको ये बताना है, म्यूकर हो गया आपका, एस्परजिलस हो गया और इर्गोट हो गया, जैसे जो कवक होते हैं ना, वो डैश और डैश किसके सामान्य दूषक होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सुअर और गाय का मांस, सेकंड है आपका फीताकृमि और वलयकृमि, थर्ड है आपका जीवाणु और विषाणु एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डबल रोटी और अनाज। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डबल रोटी और अनाज। डबल रोटी आपका यहाँ आ जाएगा, अनाज आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और जैसे आपके म्यूकर हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये नमी और सीलन के कारण फफूंदी के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण, नमी और सीलन के कारण फफूंदी के रूप में उत्पन्न होकर, जैसे डबल रोटी हो गया, पापड़ हो गया, अन्य जो आपके अनाज हो गए, फल सब्जियों हो, फल हो गए आपका, सब्जियां हो गई, इसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं और भोजन हमारा खाने योग्य नहीं रह जाता है। और एसिडिक एसिड में इनकी वृद्धि नहीं हो पाती। किस में नहीं हो पाती इसकी वृद्धि, एसिटिक एसिड में इनकी वृद्धि नहीं हो पाती और फफूंदी हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। पर फिर भी कुछ दवाइयां जो होती है ना, कुछ दवाइयां बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, पीएच 7 इंगत इंगत करता है कि विलयन या पदार्थ कैसा है। तो आपको ये बताना है जिस पदार्थ का या जिस विलयन का पीएच 7 होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, अम्लीय होगा वो, या क्षारीय होगा, या नमकीन होगा, या उदासीन होगा। उदासीन। तो पीएच 7 जो होता है ना, वो कैसा होता है आपका, उदासीन होता है। तो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उदासीन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल कहते हैं। और 7 पीएच आपका होता है किसका, जल का, जो पानी होता है ना उसका पीएच 7 होता है। तो पानी एक ऐसा विलेन होता है, एक उदासीन विलेन होता है। एक आपका क्या होता है, पीएच स्केल होता है। क्या होता है आपका, एक सेकंड में दोबारा इधर कर देती हूँ। एक होता है आपका पीएच स्केल होता है, इसमें ऑप्शन लास्ट ऑप्शन उदासीन आपका न्यूट्रल राइट आंसर है। एक आपका पीएच क्या होता है, आपका पीएच स्केल होता है इस तरह का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बीच में तो 7 होता है, नीचे आपका ऐसे होता है 6, 5, पूरा नीचे तक ही जाता जाता है। इसके बाद ऊपर 8, 9, 10 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 7 तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पे आता है। और जिसका पीएच कम होगा ना, 7 से कम होगा, वो किस में आएगा, वो आएगा आपका अम्लीय विलयन में, यानी कि आपका एसिड होगा। ठीक है, अगर 7 से पीएच जिसका ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका क्षारीय विलयन, यानी कि बेस हो जाएगा। और 7 पर आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं, किसके लिए आवश्यक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुआ है, सही पाचन के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, या अच्छे स्वाद के लिए, या रक्त निर्माण के लिए। तो जो रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं ना, ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, ये होते हैं सही पाचन के लिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं आपके जो फाइबर्स होते हैं, वो आपके क्या करते थे, पाचन में सही प्रकार से कार्य करते हैं, सही पाचन के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा आप लोगों से, लाइपेज क्रिया करता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि लाइपेज किस पर क्रिया करता है।
प्रोटीन पर करता है, खनिज लवणों पर करता है, या शर्करा पर करता है, या फैट पर करता है यानी कि वसा पर करता है। तो लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्रिया करता है आपका किस पर, वसा पर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लाइपेज एक एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइपेज एक एंजाइम होता है जो वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइपेज क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है लाइपेज जो होता है वो एक एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है आप लोगों से, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आप लोग देखिए, जो शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ आपका विटामिन डी काम करता है। कौन सा? विटामिन डी कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय विटामिन होता है। कैसा होता है? एक रंगीन होता है, गंधहीन होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और एक कैसा होता है? क्रिस्टल जैसा होता है। यह वसा में घुलनशील होता है और जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जल में तो ये घुल जाता है, जल में नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है। और फैट में क्या होता है? ये फैट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा है, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो आपको ये बताना है कि विटामिन डी का कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, D3 नहीं पाया जाता है, D2 नहीं पाया जाता है, या विटामिन डी नहीं पाया जाता है, या विटामिन D4 नहीं पाया जाता है। तो आप लोग देखिए, विटामिन D3 भी पाया जाता है, D2 भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन D4 नाम का विटामिन नहीं होता है कोई। और विटामिन जो डी होते हैं ना, विटामिन डी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन डी जो हो गया, विटामिन डी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विटामिन D2, फर्स्ट ये हो गया आपका विटामिन D2, और सेकंड हो गया आपका विटामिन D3। ठीक है, क्लियर है आपको ये? फर्स्ट हो गया आपका, देखिए विटामिन डी जो होता है दो प्रकार का होता है। विटामिन डी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है विटामिन D2, एक होता है आपका विटामिन D3। ठीक है, जो विटामिन D2 होता है ना, विटामिन D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, और यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और जो विटामिन D3 होता है, इसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह मछलियों के तेलों में पाया जाता है। और जो विटामिन डी होता है ना, इसको हम अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? अस्थि विकृति नाशक के नाम से भी जाना जाता है इस विटामिन को। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन शब्द का आविष्कार मैकाले ने किया था, या फंक ने किया था, या कोलिन ने किया था, या फिशर ने किया था? आपको ये बताना है। तो जो विटामिन शब्द का आविष्कार है ना, ये किया था आपका फंक ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और फंक ने भी कब किया था? सन 1912 यानी कि सन 1912 में किया था। और जो विटामिन शब्द है ना, ये विटल अमीन से बना है। किससे बना है? वाइटल अमीन से। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विटामिन शब्द किससे बना है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन शब्द वाइटल अमीन से बना हुआ है। और विटामिन सक्रिय कार्बन होते हैं जो शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, और ये शरीर की मोस्टली क्रियाओं यानी कि जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित एवं नियमित करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इसमें पूछा है, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो आपको ये बताना है कि मिट्टी युक्त जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए जो हम रसायन प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट, सेकंड है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, एंड थर्ड है उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड लास्ट है आपका क्लोरीन। तो देखिए, जो मिट्टी युक्त जल को हम शुद्ध करने के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं ना, वो हम करते हैं किसका? एल्युमिनियम सल्फेट का। तो ऑप्शन बी ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा आपसे, अनाज की पिसाई से चमकाने से और परिष्कृत करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह विटामिन कौन सा है? तो अनाज की पिसाई करते समय, या उस पर पॉलिश करते समय,
या परिष्करण करते समय जो विटामिन नष्ट होता है वो आपको बताना है वो विटामिन कौन सा ऐसा है जो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन बी एंड लास्ट है आपका विटामिन डी। तो जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो होता है आपका विटामिन बी, आपका नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, पूछा गया है इसमें आगे डैश था। क्या था इसमें आगे? डैश था। डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। तो आपको ये बताना है किसमें स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, भ्रूण में होता है, एल्बोरॉन में होता है, या भ्रूणपोष में होता है, या स्क्रोटेलम में होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रूणपोष में। क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अनाज का 83% भाग होता है ना, ये क्या होता है आपका? भ्रूणपोष होता है। कितना? 83% भाग आपका क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। और जो भ्रूणपोष होता है ना, कोशिका में मुख्य रूप से स्टार्च और प्रोटीन होते हैं। स्टार्च जो होता है हमारा गोलाकार कणिकाओं के रूप में होता है। कैसा होता है स्टार्च? गोलाकार कणिकाओं के रूप में होता है। और जो प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंतर होता है, किसमें होता है? जो प्रोटीन के मैट्रिक्स में अंतर्निहित होता है, यानी कि इसके अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है, कौन सा होता है अंकुरण के समय एक्टिव एंजाइम? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पेपेन एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है, या ब्रोमोलिन होता है, या एमाइलेज होता है, या रेनिन होता है। तो अंकुरण के समय जो एक्टिव फॉर्म में एंजाइम होता है वो होता है आपका एमाइलेज एंजाइम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंकुरण होता है ना, तो अंकुरण के टाइम पे क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है। जो मैक्रो यानी कि बृहद अणु होते हैं ना आपके, क्या होते हैं? बृहद अणुओं का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, जब कोई दो अपमिश्रीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो डैश बनता है। आपको ये बताना है, जब कोई दो अमिश्रित द्रव होते हैं उनको एक साथ किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, यानी कि उनको एक साथ मिश्रित किया जाता है, तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है, सोल बनता है, एरोसोल बनता है, या जेल बनता है। तो इस टाइम मतलब एक साथ मिश्रित मिलाने पे बनता है आपका इमल्सन। ठीक है, क्या बनता है आपका? इमल्सन बनता है। और इमल्सन को हम पायस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इमल्सन को? पायस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है, दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? तो आपको ये बताना है, जो दही में खट्टापन होता है ना, वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है, या फ्रक्टोज के कारण होता है, या लैक्टोज के कारण होता है, या किण्वन के द्वारा होता है। तो दही का खट्टापन होता है आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है? प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है यानी कि अच्छे बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं आपके। ठीक है, और दही आपका पाचन में भी सहायता करता है। ठीक है, किसमें? खाना पचाने में। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो आपको ये बताना है, जो एडल्ट पर्सन होंगे उनमें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, 50 ग्राम, 0.5 ग्राम पर केजी शरीर वजन, एंड ऑप्शन सी है आपका 1 ग्राम पर केजी ग्राम शरीर वजन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 2 ग्राम पर केजी ग्राम शरीर वजन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1 ग्राम पर केजी ग्राम शरीर वजन। ठीक है, और ये कहीं कहीं पे आपका 0.8 ग्राम भी देखने को मिल जाएगा। कितना? 0.8 ग्राम पर केजी शरीर वजन। ठीक है, क्लियर है आपको? या तो ऑप्शन में 0.8 दिया होगा, या 1 किलो, एक मतलब 1 ग्राम पर केजी ग्राम शरीर वजन दिया होगा। तो चाहे दो जो भी आ जाए, आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा और 0.8 भी आपका गलत नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसमें पूछा है कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को कहते हैं। तो आपको ये बताना है जो कपड़े बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें जो आपके बाने को भरा जाता है उसको क्या कह सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, सैडिंग कहते हैं, पिकिंग कहते हैं, बैटनिंग कहते हैं या टैकिंग कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। तो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को क्या कहते हैं, पिकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह कौन सा भाग होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है टॉप टेंशन डिवाइस, सेकंड है थ्रेड गाइड, थर्ड है टेकअप लीवर एंड लास्ट है स्पूल पिंस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका टेकअप लीवर। तो मशीन का वह भाग टेकअप लीवर होता है जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा इस क्वेश्चन में निम्नलिखित धागों को बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई के मशीनों प्रयोग होता है। तो आप लोग को ये बताना है कौन से धागों का बंडल ऐसा होता है जो केंद्र रहित होता है, यानी कि जिसमें केंद्र नहीं होता है और क्विल्टिंग और कढ़ाई के मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कोकून, सेकंड है स्यूल, थर्ड है आपका कोन एंड लास्ट है आपका वाइकोन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कोकून में क्या होता है, कोकून धागों के बंडलों में केंद्र नहीं होता है। कोकून के धागे के बंडल कैसे होते हैं, केंद्र रहित होते हैं और वह क्विल्टिंग और कढ़ाई के मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है रंगाई में नमक डाला जाता है। तो आपको ये बताना है रंगाई में नमक क्यों डाला जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अवशोषकता के लिए, सेकंड है घुलनशीलता के लिए एंड लास्ट है रेचन के लिए, थर्ड है आपका रेचन के लिए एंड लास्ट है उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, तो जो रंगाई में नमक डाला जाता है ना, वो डाला जाता है आपके किसके लिए, रेचन के लिए डाला जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग रंग को पक्का करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, रंग को पक्का करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है ढाका मसलिन बने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं। तो जो ढाका मसलिन के बने हुए पैटर्न होते हैं ना, के नाम के साथ किस नाम से जाने जाते हैं, आपको ये बताना है। जामदानी के नाम से जानते हैं या चंदेरी के नाम से जानते हैं या बालूचर के नाम से जानते हैं या बूटियां के नाम से जानते हैं। जो ढाका के मसलिन के बने हुए पैटर्न होते हैं वो आपके जामदानी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ढाका की साड़ियाँ होती हैं ना, तो ढाका की साड़ियाँ या वस्त्रों में जो बॉर्डर होता है ना, तो बॉर्डर पर पशु पक्षी हो गया, मोर है, हंस है, उड़ती चिड़िया हो गई, डांस करती हुई मानव आकृति यानी कि नृत्य करती हुई मानव आकृति आदि के नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, और सोने चांदी के तारों से बने हुए नमूने युक्त साड़ियों को ही क्या कहा जाता है, जामदानी कहा जाता है। और जामदानी जो साड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं। इसे स्त्रियां क्या करती हैं, अपने ऐश्वर्य का प्रतीक मानती हैं। क्या होता है, इसे जो स्त्रियां होती हैं वो इसे अपना ऐश्वर्य का प्रतीक मानती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है, यानी कि आपको ये बताना है कि दूध का प्रयोग हम किस प्रकार के धब्बे को मिटाने के लिए करेंगे। बॉल पेन की स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए करेंगे या नेल पॉलिश के धब्बे को या हल्दी के धब्बे को या खून के धब्बे को। तो जो दूध का प्रयोग किया जाता है ना, वो बॉल पेन की स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और डेली आप लोग क्लास अटेंड किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इसमें स्थान से अभिप्राय है। आपको ये बताना है स्थान से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रेखा भुजाओं का उचित सामंजस्य, ये आपका रेखा और भुजाओं हो जाएगा। ठीक है, रेखा और भुजाओं का उचित सामंजस्य या रिक्त स्थान। थर्ड ऑप्शन है आपका आकर्षक सतह एंड लास्ट ऑप्शन है आपको मनोभावों को परिवर्तित करना। तो स्थान से अभिप्राय होता है आपका रिक्त स्थान से, किससे, रिक्त स्थान या खाली स्थान से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, कार्यों की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है। तो आपको ये बताना है, जो ये प्रेरणा के स्रोत दिए हुए हैं, चरण दिए हुए हैं, इसमें पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रणोदन है, सेकंड है आवश्यकता है, थर्ड है चालक है, या लास्ट है आपका प्रेरक। तो जो फर्स्ट चरण होता है वो आपका क्या होता है, आवश्यकता हो जाएगा यानी कि नीड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके मैं आपको चरण बता देती हूँ। आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका आवश्यकता, और सेकंड हो जाएगा आपका चालक, क्या हो जाएगा, चालक। थर्ड है आपका प्रणोदन, एंड लास्ट है आपका प्रेरक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके स्टेप हो जाते हैं। दोबारा बता देती हूँ मैं, इधर आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आंसर तो हो जाएगा आपका कौन सा, आवश्यकता, ऑप्शन बी। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला है आपका आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता को हम क्या कहते हैं, नीड। ठीक है, क्या कहते हैं हम आवश्यकता को, नीड कहते हैं। और दूसरा है आपका चालक। चालक को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम चालक को, ड्राइव्स के नाम से जानते हैं। और थर्ड स्टेप है आपका प्रणोदन। इसको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। क्या बोलते हैं हम इसको, इंसेंटिव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंसेंटिव्स हो जाएगा ये आपका। एंड लास्ट है आपका प्रेरक। क्या है लास्ट आपका, प्रेरक। इसको हम कहते हैं मोटिव्स। तो ये आपको क्रम से याद करने हैं। इस बार आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा प्रथम चरण। हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पूछ ले, तीसरा चरण कौन सा है या दूसरा चरण कौन सा है। तो आपको ये सारे स्टेप आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया जाता है, किसके द्वारा वृद्धावस्था में हम आर्थिक असुरक्षा को घटा सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, मजदूरी से, सेकंड है वेतन, थर्ड है आपका सेवाएं, एंड लास्ट है आपका बचत। तो वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को हम बचत करके क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बचत करेंगे तो हमारी आर्थिक असुरक्षा को घटाएगा और आर्थिक सुरक्षा को हमारे बढ़ा देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का। पूछा हुआ है आप लोगों से, संस्कृति के स्थानांतरण में मुख्य कारण क्या है। तो आपको ये बताना है, जो संस्कृति का स्थानांतरण होता है उसका मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका समाज यानी कि सोसाइटी, सेकंड है आपका विद्यालय यानी कि स्कूल, थर्ड है आपका समुदाय यानी कि कम्युनिटी, लास्ट ऑप्शन है आपका परिवार यानी कि फैमिली। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो संस्कृति का स्थानांतरण होता है ना, किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परिवार के द्वारा ही क्या होता है, जो संस्कृति होती है ना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चली जाती है। कहते हैं ना, इस परिवार का ये रिवाज है, इनके यहाँ ये किया जाता है, हमारा तरीका अलग है करने का। तो जो संस्कृति होती है ना, संस्कृति का जो स्थानांतरण होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो एक रिवाज या रीति रिवाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। इससे जुड़े हुए जो आपको फैक्ट बताए गए वो आपके समझ में आए आपके या नहीं है, आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास डेली होती है आपकी शाम के 8 PM पे। तो आप लोग डेली क्लास को लिया कीजिए। ठीक है, आप लोग डेली क्लास को लिया कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम पास में ही आने वाले हैं कुछ मंथ बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।